बीबीसी उर्दू के ज़ूम लाइव के साथ इस्लामाबाद से मैं हूँ हुदा इकराम। आज जिस संगीन मौजू पर हम डिस्कशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ऐसा वाक़या है जो मंज़र आम पर आया तो सबके लिए कुछ ना कुछ सवाल छोड़ गया, कुछ ना कुछ घबराहट का माहौल पैदा कर गया, कुछ में बहुत से फ़ियर्स ऐसे थे जिनको उजागर कर गया। हम बात कर रहे हैं मोटरवे रेप केस की, जो कि हाल ही में रूनुमा हुआ है। इस सारी गुफ्तगू में अब तक हम तफ्तीश के बारे में जानते आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज इस डिस्कशन का जो मौजू है और जिसके गिर्द ये घूमेगी, वो है कम्प्लीटली एक वुमेन पर्सपेक्टिव। वो ख़वातीन क्या सोच रही हैं, उनके क्या खौफ हैं, वो किस तरह से अपने आप को आगे जाता हुआ देख रही हैं इस वाक़े के बाद, ये सारी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें शरीक गुफ्तगू है मेरे साथ कम्युनिकेशन लीड है सारा जफ़र, जो कि गैर सरकारी तंजीम से मुंसलिक हैं। इसके अलावा मेरे साथ है मिसेस समन हामिद, जो कि एक वर्किंग वुमन है, तदरीसी शोबे से इनका ताल्लुक है और ये वालिदा हैं 2 ग्रोइंग एज के बच्चों की। इसके अलावा मेरे साथ बीबीसी की नामानिगार तनब असगर मौजूद हैं, जो कि इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रही हैं। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी उन्हीं से करना चाहूँगी, ताकि हम आज के बारे में आज जो कुछ इस केस पर पेशरफ्त हुई है, वो हम तरहब से जान सकें। तरहब, आप तो पहले दिन से इसे देख रही हैं और आज की ताज़ा तरीन भी आपके पास हैं, आप अभी भी कोर्ट से ही वापस आ रही हैं। आज की क्या डेवलपमेंट्स हैं और अगर इस केस को सम अप करना हो तो वो आप कैसे कर पाएंगी? हुदा, इसमें हम एक चीज़ जो देखेंगे, आज कल एक ट्वीट की गई वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और उन्होंने कहा कि एक मुल्ज़िम जो इस केस में नामज़द किया नहीं गया था पहले, और वो बाद में ज़ाहिर हुआ जब तफ्तीश हुई, तो शफ़क़त अली जिसका नाम था, उसको आज कोर्ट में पेश किया गया। पहले सेशन कोर्ट ले जाया गया, उसके बाद फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, क्योंकि पहले जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो इस मुकदमे में 2 दफ़ात लगाई गई थी, जिसमें एक डकैती की दफ़ात थी और रेप की दफ़ात थी। उसके बाद जो है इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो शामिल की गई, और वो इसलिए शामिल की गई क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो केसेस होते हैं जिनकी वजह से इलाके में या किसी आपके इर्द-गिर्द के माहौल में खौफ व हिरास पैदा हो, तो ये दफ़ात लगाई जाती हैं। जब उस मुल्ज़िम को पेश किया गया तो उसने जो है प्रोसिक्यूशन जो था, उनकी जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये इस्तदा की गई कि हमें 14 रोज़ा इसका जुडिशियल रिमांड किया जाए, क्योंकि शिनाख्त परेड करानी है। और शिनाख्त परेड वो अमल होता है जिसमें जो मुतासरा शख्स होता है, जिसने अपना मुकदमा दर्ज करवाया होता है, वो उस शख्स की शनाख्त करता है कि क्या ये वही मुल्ज़िम है या नहीं है। हालाँकि ये बात सामने आ चुकी है कि डीएनए उसका जो है वो मैच कर गया है, लेकिन फोरेंसिक के बावजूद भी इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो होती है कि मुल्ज़िम की शनाख्त करवाई जाए। तो उसके लिए जो है, और मज़ीद तफ्तीश के लिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो है वो ये भी सामने है कि एक जो मरकज़ी मुल्ज़िम जिसका नाम आबिद मल्ली बताया जा रहा है, वो क्योंकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए और मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो है 14 रोज़ी जुडिशियल रिमांड पे उसको आज जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक चीज़ और मैं बताती चलूँ, एक और शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम इकबाल है, और ये 2 लोग नहीं थे, उनके मुताबिक 3 लोग थे, लेकिन जो वारदात थी उसमें 2 लोग मुलव्विस थे। लेकिन जब ये वाक़या रोनुमा हुआ था तो उस वक़्त वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे, लेकिन इकबाल क्योंकि वहाँ से चला गया था तफ्तीश के दौरान। जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है उसको पुलिस जो है वो शामिल तफ्तीश भी कर रही है, हिरासत में भी हैं बहुत से लोग, और चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं समन आपकी तरफ आऊँ, तो ये तो थी इस केस के बारे में जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। जब ये केस मंज़र आम पे आया, टीवी पर ये न्यूज़ फ्लैश की, उस वक़्त एक ख़ातून के तौर पे, क्योंकि इस केस की मेन विक्टिम एक ख़ातून है और वो खुद 3 बच्चों की वालिदा हैं। आपके भी 2 बच्चे हैं, आप खुद वर्किंग वुमन हैं, घर से आप काम पे जाती हैं, कैंपस जाती हैं। आपके पहला ख़्याल क्या आया? आपको अपने बारे में आया, अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में आया? क्या आपके ज़हन में चीज़ें आईं? खुदा लाइक यू सेड कि आप रोज़ाना जाते हैं, कैंपस जाते हैं, बहुत से और छोटे-मोटे काम होते हैं जिसके लिए आपको निकलना पड़ता है। जिस दिन ये वाक़या पेश आया, सबसे पहली बात जो ज़हन में यही आई, आई स्टार्टेड टू रिकॉल द नंबर ऑफ टाइम्स जब मैं खुद आई वाज़ ड्राइविंग ऑन माय ओन, या मैं अपने बच्चों के साथ थी। और उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि यानी ये किसी के साथ भी हो सकता है, इज़न्ट इट? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये विक्टिम असैसिनेशन जिसे कहते हैं, ये दूसरी चीज़ मेरे ज़हन में आई थी कि अब ये ना हो कि जो विक्टिम है उसको लोग करना शुरू कर दें कि ये क्यों निकली, क्या थी, और वही हुआ।
शाम तक हमने देखा कि फ्रॉम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सोर्स इस किस्म की चीज सामने आई कि क्यों ये इस टाइम पे निकली, जीटी रोड नहीं जाना चाहिए, जीटी रोड पे जाना चाहिए था, मोटरवे लेनी नहीं चाहिए थी। मेरे बहुत से कलीग्स हैं हु यूज ऑन अ डेली बेसिस रिंग रोड। तो आप हाँ, ये लेकिन कहना चाह इसके रहे हैं बारे में कि तो उनकी एक अपॉलॉजी बाद में आ ही गई है, वो भी हम देख सकते हैं। वो बट भी अगर लेकिन उन्होंने वो देखिए ऑन रिकॉर्ड कहा था तो अपॉलॉजी भी ऑन रिकॉर्ड आई है। लेकिन देखिए एक बीइंग रिस्पॉन्सिबल सोच, अगर वो एक बात करेंगे तो आप बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इजंट इट? ये तो एक पोजीशन पे थे, एक अथॉरिटी पे थे, उन्हें से कुछ नहीं बोलना चाहिए था जहां तक मेरा ख्याल है। एंड डेफिनेटली आपका क्या ख्याल है कि विक्टिम पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? आई बीइंग अ वुमन, आई बीइंग अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन, आई कैन अंडरस्टैंड अगर जब उन तक ये बात कम्युनिकेट की होगी, आप क्या उतने रिस्पॉन्सिबल उनका है? Yes, that is not the way it is, and it should not be the way it is. आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन है। अच्छा, तो तो यानी ये खबर देखिए जब आप तक पहुंची तो पहली चीज आपकी ये थी कि फियर फैक्टर से ज्यादा आपको ये लगा कि ये ये वाकया फैक्ट हुआ ही क्यों? क्यों हुआ, यानी जाहिर सी बात है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। आपको कहा जाता है कि जी हाँ जी ये एक चीज बनी है, एक प्रोवाइड आपको की जा रही है फैसिलिटी, उसकी ये वजह है, इजंट इट? मोटरवे की भी एक बहुत बड़ी मेन फैसिलिटी हमें यही कहा जाता है कि प्रोटेक्शन है। सब रिंग रोड का भी यही कहा जाता है, तो वो तो खुद अपना निगेट कर रहे हैं। तो अच्छा, अच्छा ये ये सेफ्टी की। जी जी, इधर तनु। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो समन ने बात कही कि मोटरवे जो है वो प्रोटेक्शन वहां पे होती है या रिंग रोड होती है। ये जो रूट है ये 6 माह पहले इसकी ओपनिंग की गई थी, और ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि इस तमाम अरसे में जो कंस्ट्रक्शन जब इस दौरान हुई और जब ये मोटरवे जो है इसको वर्किंग कंडीशन में लाया गया, फंक्शनल किया गया, इफ्तिताह किया गया, तो ये किसी भी इदारे के अंडर ये उस टाइम नहीं उसको सौंपी गई। उस वक्त एफडब्ल्यूओ ने जब इसको कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये ना तो मोटरवे हुकाम के हवाले की गई, ना ही ये लाहौर पुलिस के हवाले की गई, और उसके साथ साथ ना ही यहाँ पे कोई और अथॉरिटी थी जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हालांकि डिपार्टमेंट्स की जानिब से बारहा ये बात हुकूमत तक पहुंचाई गई कि इसको किसी ना किसी सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया जाए। आईजी जो पिछले थे उन्होंने भी इस हवाले से महकमा दाखिला को लिखा कि इसको मोटरवे के हवाले किया जाए या पुलिस के हवाले किया अच्छा, जाए। तरहब ये जो चीजें हैं, ये तो किसके अंडर क्या चीज आती है, ये तो एक अलग डिस्कशन यकीनन है ही, और ये टेक्निकल डिस्कशन बहुत ज्यादा चलती चली जाएगी। ये जब वाकया हुआ तो उसके बाद हम इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं चूंकि कि खवातीन का पर्सपेक्टिव क्या है इस वक्त। अब जैसे मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं चूंकि इस्लामाबाद में मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ लाहौर से। तो एक कुछ खास इंटरवल्स हैं जिनके बाद मैं इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करती हूँ बरास्ता मोटरवे, क्योंकि मैं भी उसको एक सेफ रास्ता ही समझती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मैं खुशकिस्मत होती हूँ तो कोई दोस्त अहबाब जो है वो मुखलिस दोस्त मेरे साथ भी बैठ जाते हैं, तो मेरी कंपनी भी हो जाती है और रास्ता भी मुझे लगता है कि आई एम अ बिट सेफ क्योंकि मेरे साथ कोई है। ये एक साइकोलॉजिकल आई थिंक चीज है जो चल रही है। जो पहला रिएक्शन मुझे इस न्यूज के बाहर आने के बाद मिला मुझे अपने घर से, वो ये था कि मेरी बहन, मेरे बहनोई, ही वाज इन कराची, उन्होंने बल्कि कॉल करके मेरी बहन को कहा कि देखिए भाई, हुदा बार बार जाती हैं लाहौर अकेले, तो अब ये तो अजीब सा वाकया हो गया है, तो प्लीज उनसे कहें कि पहुंच जाएं, लाहौर से इस्लामाबाद आ रही हूँ तो शाम से पहले आ जाएं, कोई ऐसा ना हो और गाड़ी बड़ी खास कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अकेली कैसे मैनेज करेंगी, मुश्किल हो जाएगा। तो पहले अपनी सेफ्टी मेजर्स ले लें, उन्होंने कहा, लेकिन और कोशिश करें। फिर मेरी बहन ने भी मुझे ये कहा कि यार कोशिश करो, अगर कुछ बहुत जरूरी नहीं है ना तो तुम मत ही जाओ, जहां हो वहीं ठीक हो। तो सारा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी इस बात के बाद कि क्या आपको भी ऐसा ही कुछ लगा, आपको लगा कि आपको अपने लिए कोई डूज एंड डोंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे अब ये जब वाकया आपके सामने आया? होता यूजुअली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं डेवू से ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे डूज एंड डोंट्स यही रहते हैं कि मैं शाम से पहले, वैसे ही मेरे घर वाले बहुत पैरानॉइड हो जाते हैं, लेकिन जब मैं ऑफिस के बाद निकलती हूँ तो ऑब्वियसली शाम हो चुकी होती है, और मुझे एक गाड़ी से उतर के दूसरी तक पहुंचना, वो सारा ट्रैफिक जो पिंडी की तरफ से आ रहा होता है वो सब फेस करते हुए मैं बहुत दफ़ा वहाँ पर लेट भी फंसी हूँ। लेकिन अगेन बिकॉज मैं एक बस में जा रही होती हूँ तो मुझे उस तरह का फेयर नहीं होता क्योंकि आई एम विद अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ, ये है कि कभी कभार उस टाइम पर रात को मोस्टली मर्द ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आई जस्ट हैव टू बी केयरफुल। लेकिन यूजुअली एक औरत जो वहाँ की उनकी केयर टेकर होती हैं, बस पे जो सर्व करी होती हैं, वो साथ होती हैं, तो मुझे एक थोड़ा होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि अच्छा मेरे अलावा एक और तो औरत है।
लेकिन वो उतर के बसों में फिर अड्डों पर उतर के वेट करना, वहां पर आई एम नाउ जस्ट बिट वो कि जो मैं रातों को आ जाती थी कि 1 बजे रात को तो मैं पहुंची हूँ लाहौर, तो मुझे एक सिक्योरिटी कि अपना शहर है, मुझे कोई डर नहीं है, मैं यहाँ से गाड़ी लूंगी घर पहुंच जाऊंगी, मुझे वो नहीं है। पर अब है कि इवन दो दिस इज एन इशू जो हमेशा से है हमारे मुल्क में, हमें एज ए वुमन बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, एज ए सिंगल वुमन तो और भी केयरफुल रहना पड़ता है। नाउ आई फील लाइक जो ये रिस्क लेती थी कि नहीं कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे, वो अब मुझे लगता है कि आई हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल अबाउट माय टाइमिंग्स ऑफ लीविंग और कमिंग वगैरह। But I would like to add one thing, if you don't mind. आने के बाद आपकी प्लीज हाँ, एक्चुअली जिसमें सारा ने भी कहा कि अर्लियर ऑन के देयर वाज अ चेंज इन परसेप्शन कि हाँ ये मैं रात को भी ट्रेवल कर सकती हूँ। अब जो थोड़ा बहुत हम आगे जा रहे थे वो उसको एक तरह से आप कह सकते थे हमारी स्पीड थोड़ी सी और रिटार्ड हो गई है। बिकॉज मैं इन माय ओन एरिया जो मैं देखती थी कि नंबर ऑफ पीपल, जो बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो स्कूटीज भी ड्राइव कर रही थी, जो बाइक भी, इवन बहुत सी फीमेल रिक्शा ड्राइवर्स भी सामने, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब डेफिनेटली वो चीज जो है उसकी स्पीड और उसकी प्रोग्रेस जो हो रही थी वो रुक गई है या ठहर गई है, फिर अब शायद मे बी पीछे वापस ना चले जाए। आपको क्या लगता है कि लोग अब अलाउ करेंगे अपने बेटियों को स्कूटी से आप निकले या साइकिल पे निकले? ऑल्दो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है, क्यों ना करें, व्हाई नॉट? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है बिल्कुल इस पे। बिल्कुल। तो तरहब आपको भी क्या कुछ ऐसा लगा है, कोई बातचीत या लोगों के रवैये कोई मुख्तलिफ नजर आए? क्योंकि जब आप कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं तो एक फितरी सी बात है जब आप उसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, और खास करके ऐसी स्टोरी जिसमें विक्टिम एक खातून है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी उस जगह पर रख के सोचना शुरू कर देते हैं। क्या काम करते वक्त आप अब बाहर निकलते वक्त, रिपोर्टिंग करते वक्त आपके जहन में भी ऐसी कुछ चीजें आई? उदा, इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वुमेन इश्यूज भी कवर किए हैं, रेप केसेस बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिटी, गांव कस्बों में रातें गुजार के हम करते हैं, और हमारा काम इस तरह का है कि मतलब हमारी कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें रात भी बाहर गुजारनी पड़ती है, हमें चीजें बहुत डिफरेंट अंदाज में अब देखनी पड़ रही हैं। जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया और मेरी नॉलेज में ये वाकया आया, उस वक्त मेरी वालदा का फौरन मुझे कॉल आई, क्योंकि उनको पता है कि मैं इस तरह के केसेस जो हैं फौरन उनको फॉलो अप करती हूँ और मैं उन पे काम करती हूँ। और उन्होंने मुझे कॉल करते ही पूछा तुम कहाँ हो, हालांकि मैं वाकई ही उस वक्त उस रिंग रोड के पास थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम फौरन वापस आ जाओ। तो ये चीज मतलब हमारा तो काम ऐसा है कि हम डर के घर नहीं बैठ सकते, हमें अल्टीमेटली काम करना है। लेकिन आप बल्कि जहां से लोग दूर जा रहे होते हैं, जहां से लोग दूर भागते हैं, हमारा काम तो है कि हम वहां पे जा रहे होते हैं उस वक्त। बिल्कुल, तो वो उनको समझाना और उनको बताना जो है वो एक जो होती है, आपको एक एफर्ट चाहिए होती है, लेकिन बट स्टिल वो मुझे तब भी यही कह रही हैं कि अच्छा तुम इतनी रात को मत निकला करो। लेकिन अल्टीमेटली ये एक सिर्फ मेरा ही डर या मेरे घर वालों का डर नहीं है, ये वहां पे मौजूद हर खातून जो हमने प्रोटेस्ट कवर किए, या वो खातून जो, क्योंकि मैं अकेले बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूँ, हालांकि इस रूट की बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूँ, और इस चीज की मैं मतलब आपको बता सकती हूँ कि वाकई वो रूट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब वहां पे आबादी नहीं है, लाइट्स नहीं है, क्योंकि अभी तक चार्ज किसी के पास था नहीं, इसलिए मेंटेन नहीं हुई थी चीजें। उसके बावजूद भी अब उस वाकये के बाद एक दिन तक तो कम से कम मुझे ये खौफ रहा है कि मैं इतना ज्यादा हफ्ते में 2 से 3 दफा उस रूट पे ट्रेवल करती हूँ, तो क्या अब मुझे सोचना पड़ेगा उस रूट पे ट्रेवल करने के लिए या हालात बेहतर होंगे? तो उसमें फिर एक पॉजिटिव चीज ये आई थी कि कम से कम अब पंजाब पुलिस के हवाले वो रूट कर दिया गया। तो मैं अभी भी मतलब अब जो मेरा थोड़ा डर जो मुझे फील हुआ उस दिन ये वाकया सुन के, तो वो फिर दोबारा से बैठ गया। लेकिन ये जनरल परसेप्शन है कि कोई जब ऐसा वाकया होता है तो खवातीन में लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनको घर वालों की तरफ से भी कहा जाता है कि आप मत अकेले निकलें, एक टाइम सेट कर लें, किसी के साथ चले जाएं, हालांकि छोटे भाई के साथ भेज देंगे पर अकेले मत जाएं। तो ये वाले जो हालात हैं वो पहले ही हमारे इलाकों में या हमारे एरियाज में हमें नजर आते हैं, लेकिन अब वो मजीद इस वाकये के बाद लोग खौफजदा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सारा, आप भी क्योंकि काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, आप इस सानहे के बाद जब आप ऑफिस में अपने मेल कॉलीग्स के साथ बैठी या उनसे बातचीत या फोन पे चाहे आपका राब्ता उनसे हुआ, उनके रिएक्शंस किस किस्म के थे? वो आपको ज्यादा डराने वाली उनकी बातें थी या कुछ सपोर्ट भी लग रही थी आप? Thankfully I work in an organization जहाँ पर सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं।
मर्द औरतें हम लोग काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ विमेन हैं, तो हमें काफ़ी एक सपोर्ट है। मुझे पता है कि दे ऑल बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट, सो दे आई फील लाइक वहाँ से एक बहुत अच्छा वो है। पर जो आता है रिएक्शन आपके मेल फ्रेंड्स से या आपके फैमिली मेम्बर से, मैंने घर में बहुत से लोगों को नहीं बताया दैट आई वेंट टू द प्रोटेस्ट। थैंकफुली माई डैड इज वेरी सपोर्टिव, तो वो बड़े खुश थे। उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने कहा कि अपने छोटे भाई को साथ लेके जाओ, जो विलिंग नहीं था। लेकिन अदरवाइज लाइक मेरे घर में आदमियों को, मैं अगर किसी और को बताती कि मैं प्रोटेस्ट करने गई थी इस मामले पर, तो दे वुड हैव हैड अ हार्ट अटैक और समथिंग, बिकॉज एक तो मतलब आई डोंट नो, उनको लगता है कि इस तरह के इश्यूज ऐसे हैं ही नहीं शायद कि लड़कियां इस बारे में कोई प्रोटेस्ट करे। और दूसरी वही बात जो सीसीपीओ की मेंटालिटी थी, वो मेंटालिटी आपको हर घर में रिफ्लेक्ट होती नजर आएगी कि वो इस टाइम पर कर क्या रही थी वहां पर। मेरे घर की औरतें मर्द सब लोग बैठ के डिस्कस करते कि भाई उसे जरूरत ही क्या पड़ी थी। तो दैट इज सच अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वो वहां पर क्यों थी और लड़कियां यहाँ पर क्यों होती हैं। और भाई जो बच्चे होते हैं जिनके साथ जिनसी जाती होती है, वो आप उनसे पूछो वो कौन सा रूट लेके गए थे वहां पर। ये कोई रूट की बात नहीं है, ये कल्चरल प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। जो आपकी स्ट्रीट हरासमेंट होती है, वो सब कुछ जो हम फेस करते हैं, नॉट एवरीथिंग लीड्स टू रेप ऑफ कोर्स, लेकिन एक छोटे लेवल की सड़क पे आज चलते फिरते हर जगह हमारे साथ होता है। तो जब मैं प्रोटेस्ट करने गई थी, तो मैं इस बारे में बोलने गई थी कि रेप इज नॉट अ इशू कि आप चंद लोगों को फांसी दोगे तो खत्म हो जाएगा। दिस इज अ कल्चरल प्रॉब्लम। हम लोग एक मेंटालिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो आप इनेबल करते हो इस तरह की चीजें होते हुए। तो वो मेंटालिटी से मैं अब इस पॉइंट पे ना, मैं आई डोंट नो, गिवन अप वाली फीलिंग है कि मैं कितना और आप लोगों से इस बारे में उनको सेंस देने की कोशिश करोगे। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू दिस पॉइंट। कहाँ तक उनसे बहस करेंगे, कहाँ तक उनसे लड़ाई करेंगे। अच्छा समन, आप क्योंकि समन आपकी तरफ में आऊंगी, क्योंकि आप जो है वो खुद तदरीसी शोबे से वाबस्ता हैं, यानी आप उस एज को पढ़ा रही हैं जो बड़े होके ये माइंड बन रहे हैं। तो आप क्या देखती हैं कि आप इस कल्चरल प्रॉब्लम को किसी तरह कोई दूर करने का भी कोई सोल्यूशन है? और आप बतौर खातून चूंकि ज्यादा फील कर सकती हैं सारी सूरत हाल को, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकती हैं इसको बेहतर करने के लिए? हुदा, आई वुड लाइक टू से कि देखिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिविलाइज हैं। बहुत से हमारे यहाँ पे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, लेकिन जिस तरह सारा ने भी कहा कि उनका भी वही माइंडसेट है जो सीसीपी होता है। देखिए, ये पहली दफा इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, और अल्लाह करे कि इससे आगे भी ना हो। लेकिन हर दफा यही होता है, प्रोटेस्ट होता है, या तो सजा हो जाती या नहीं होती, या वो लिंगर ऑन हो जाता है, और भी हम अगले वाकये तक का इंतजार करते हैं। बात जहाँ तक एजुकेशन की है या स्टूडेंट्स की है, इस वक्त ये बहुत जरूरी है, जो मैं फील करती हूँ कि ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है एक तरह की, वी हैव टू एड्रेस दिस। इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करना हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अभी भी इट्स अ टैबू। अभी भी हम उस लेवल पे उसको नहीं डिस्कस करते। जहाँ पे बात है लड़कियों को हम बहुत गाइड करते हैं, बहुत समझाते हैं। इसमें बहुत जरूरी है कि हम लड़कों को, अपने बेटों को भी समझाएं। वी हैव टू एजुकेट देम, जो कि हम नहीं करते। हम लड़कियों को तो प्रोटेक्ट कर देते हैं, बच्चियों को तो कह देते हैं कि आपने इस वक्त नहीं निकलना या इज्जत नहीं लाना, लेकिन हम अपने बेटों को भी समझाएं, बच्चों को भी बहुत समझाना जरूरी है, लड़कों को बहुत ज्यादा समझाना जरूरी है कि भाई ये आपकी लाइन है, ये आपने नहीं क्रॉस करनी। जैसा आपकी बहन है तो अगली की किसी की भी है, हो सकती है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको डिस्कस करें, हम इसको एजुकेट करें, बच्चों को स्कूल लेवल पे करें। और इवेंचुअली नेचुरली अब तो देखिए इतनी चीजें आपकी सोशल नेटवर्किंग सब कुछ बच्चों के एक्सेस में है, पेरेंट्स कोई सुपरविजन नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिस हैज टू बी मेड अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस। और इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, ताकि यंग माइंड्स को अगर आप मोल्ड करेंगे तो आगे जाके यही इन्होंने ही लीड करना है। सो बेसिकली आपके ख्याल में उनसे डिस्कस करने की, उनको एजुकेट करने की जरूरत है ताकि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है उसको कम से कम किसी तरह स्ट्रीमलाइन किया जा सके। बिल्कुल, उसको एड्रेस करना चाहिए। उसको हम लोग, तो आप ये समझती हैं कि क्या स्कूल लेवल से हमें क्या इसको बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे, नॉट एज अ सब्जेक्ट मे बी, लेकिन इनिशियली बेबी स्टेप्स जिसे कहते हैं, या तो आप इस तरह की इंटरैक्टिव वर्कशॉप रखें जिसमें बच्चे, इवन अगर लड़कियां कंफर्टेबल नहीं है, आप बेशक इंडिविजुअली लड़कियों के साथ रखें, लड़कों की सेपरेट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के भी लड़के लड़कों के अपने इकट्ठे रखें। नेचुरली एक कंफर्ट रेजिस्टेंस होती है, नहीं लोग डिस्कस करते। 1-to-1 काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर अगर कोई ऐसा इशू हो। और अबव ऑल मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमें अपनी बेटियों को, वी हैव टू गिव देम दैट ट्रस्ट फैक्टर, कि अगर खुदा ना खास्ता
कोई उनका इमीडिएट रिलेटिव कोई इस तरह की हरकत करता है और वो हमारे पास आए तो वी हैव टू फेथ विद देम। अनफॉर्चुनेटली बहुत दफा मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखा है या सुना भी है कि कोई फैमिली मेंबर कुछ ऐसा कोई वाकया होता है तो इफ दे डू अप्रोच देयर पेरेंट्स तो वो नहीं उस तरह का रिस्पॉन्स आता। आई होप यू अंडरस्टैंड, you're understanding me, यानी वो जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रही होती है अपने पेरेंट्स की तरफ से वो नहीं आता, उनको कह देते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, या पेरेंट्स भी नेचुरली बड़ा होता है कि आप ठीक है, आपका पॉइंट चूंकि आपकी थोड़ी सी कि हमें कनेक्शन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं अपनी गुफ्तगू को तरफ अब आपकी तरफ भी लेके आऊंगी और समन की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि कल्चरल प्रॉब्लम है, इसको एजुकेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू किया जा सकता है। आपके ख्याल में क्योंकि इतने केसेस आपने भी देखे हैं और हम सब इसी सोसाइटी का हिस्सा है, मैं भी यही सब कुछ देखती हूँ कि जब भी कहीं रेप का कोई होता है केस तो हम उसको एक ऑनर का मसला ज्यादा बना देते हैं बनिस्बत इसके कि उसको बतौर क्राइम ज्यादा ट्रीट किया जाए। हम जो है रेप का जो विक्टिम है उसको इस तरफ ज्यादा ले जाते हैं कि अब आपके साथ दोबारा ये सब सवाल जवाब होंगे तो आप दोबारा उसी कैफियत में चले जाएंगे। इतना ज्यादा कुछ तो हम मर्डर के केस में भी नहीं शायद सोचते, हम उसको तो नहीं इतना डरा रहे होते जितने एक रेप विक्टिम को डरा रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में क्या आप समन की इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस एजुकेशन के थ्रू ये एक रास्ता हो सकता है कि इस माइंडसेट को किसी तरह तब्दील किया जा सके? अच्छा हुदा, इसमें अब दो चीजें हैं। एक जो समन ने बात कही एजुकेशन के हवाले से, बिल्कुल हम अपने बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, लड़कियां ही नहीं लड़कों को भी बताना और उन्हें समझाना उतना ही जरूरी है जितना लड़कियों को जरूरी है। उसके साथ साथ जो मेजर दो पार्ट्स हैं वो ये है कि एक तो सोसाइटी प्रेशर और हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उनको तब्दील और महफूज बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि जो हमारा कानूनी और लीगल हमारे वेज हैं, कन्विक्शन रेट हमारा ऐसे केसेस में बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, और इस वजह से रिपोर्ट भी नहीं किए जाते क्योंकि जब कन्विक्शन रेट नहीं होना, जब इंसाफ उस तरीके से नहीं मिलना और ऐसे केसेस प्रोलॉन्ग चलते हैं क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद भी अगर ठोस शवाहिद मिले तो फिर आगे कन्विक्शन होती है या चलान बनता है, जिस तरीके से भी मामला कानूनी तौर पे चलते हैं। तो कन्विक्शन रेट एक तो बहुत कम है, सजाओं का तायुन किया गया है लेकिन वो सजाएं मिलती नहीं है उस तरीके से। उसके बाद जो है जब ये प्रोसेस से एक बंदा जो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड होता है, अब इस केस में भी यही सिचुएशन है कि जो खातून है वो ऑब्वियसली इतना बड़ा जो है ये वाकया है, उसके बाद उनके साथ जो भी हुआ वो उनकी एक इमोशनल और मेंटल जो ट्रॉमेटाइज्ड होंगी वो इस वक्त, अब उनको पूरे लीगल प्रोसेस से, इस तमाम ड्यू प्रोसेस से गुजरना, उनको दोबारा से उस चीजों के ऊपर से गुजार के इन चीजों को, क्योंकि 14 रोजा तो जिस्मानी रिमांड मतलब 2 हफ्ते मजीद हैं और 2 हफ्ते मजीद तफ्तीश की जा रही है, वो तो एक लीगल प्रोसेस है जो होना ही होना है। लेकिन जब चीजें इस तरीके से चलती हैं तो ऑटोमेटिकली जो ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन होता है उसके लिए मुश्किल होती है। उसके लिए आई थिंक हमें ये भी करना बहुत जरूरी होगा कि हम जो माहिरीन हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो हमारे लोग उस बंदे को जो ट्रॉमेटाइज्ड है उसको अगर कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो भी देना बहुत जरूरी है। ये चंद चीजें हैं जो आई थिंक होनी बहुत जरूरी है कि एक तो हमें अपनी सोसाइटी को महफूज बनाने के साथ साथ जो सोसाइटी का प्रेशर है कि जी इसमें इज्जत की बात आ जाती है, चुप कर जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, इसको हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत है कि अगर किसी शख्स के साथ कोई मतलब नाइंसाफी हो रही है या कोई ऐसा केस या ऐसा कोई वाकया हो रहा है तो उसको जज करने के बजाय उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। और मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही हल है कि कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए, लीगल प्रोसेस जो है उसको बेहतर बनाया जाए। ये मामलात बेहतर होंगे तो ऐसे केसेस में भी कमी आएगी। अच्छा सारा, मैं क्योंकि सारी डिस्कशन को कंक्लूड करने की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब क्या हो सकता है कि खवातीन इस खौफ को कम करें और वो कौन सी चीजें हैं जिनकी तरफ वो सोचें कि इस खौफ से निकलकर वो अपनी जिंदगी को पीछे ले जाने की बजाय आगे ही ले जाएं? हुदा, आई थिंक इससे जो एक चीज बहुत वाज़ेह हुई है और जब बात हम लोगों को पता है और आई थिंक हम उससे बस भूल जाते हैं, वो ये कि women and women's safety is not the state's priority. हमारी प्रायोरिटी बहुत और हैं, मुल्क में जंगें हैं, ये सब कुछ हमारे लिए प्रायोरिटी है। औरत और हमारी सेफ्टी वो एक मुल्क हमारे मुल्क की प्रायोरिटी नहीं है। सो आई थिंक इस बात को दिल में बिठाएं, अपने आप को जिस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें। आई डोंट थिंक वी कैन इवन एक्सपेक्ट एनीवन टू सेव अस। ये 2-3 दफा पॉलिटिकल टॉक शोज होंगे, ये लोग बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर इनको और अपने
पॉलिटिकल अपनी चीज़ों में लग जाएंगे एंड वी विल बी ऑन दिस रोड्स, वी विल बी अनसेफ एज वी आर. सो आई थिंक जितना हो सके अपने घरों में इस बात को डिस्कस करें. अपने अगर आपके चिल्ड्रन देन प्लीज अगर वो आपके पास आ रहे हैं कोई हरासमेंट का स्टोरी लेकर तो उनकी बात सुने. बी अ काइंडर पर्सन, हैव बेटर लिसनिंग एबिलिटीज. एज अ पर्सन मैं तो अपने लिए यही कर सकती हूँ कि मेरे जितने भी अराउंड सर्वाइवर्स ऑफ अब्यूज़ हैं मैं उन लोगों को एक सेफ स्पेस दूँ कि मुझसे आके जब उन्होंने बात करनी हो वो करें. अपने आप को मैं अगर सड़क पे हूँ तो मेरे अराउंड कोई लड़की है तो मैं उसके साथ खड़ी रहूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ जिस भी तरह मैं कर सकती हूँ. बिकॉज आई एम डन डिमांडिंग safety from my government. I don't think they care about us. So we are on our own. ठीक है. अच्छा समन, आखिरी आपसे कमेंट में ये लेना चाहूंगी कि एज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन जो कि खुद ग्रोइंग एज के हैं, आपको अब लग रहा है कि आपको अपने तरबियत में या अपनी डिस्कशन में, अपने डिस्कोर्स में और चीजें शामिल करनी पड़ेंगी अपने बच्चों के साथ? जी बिल्कुल होता. इनफैक्ट आई थिंक इसके मैं फ्रॉम डे वन bit by bit उनकी according to their age levels I have inculcated these things. उनके साथ discussion में regarding किस bad touch, good touch. अब तो माशाल्लाह they grown up so they have a clear idea. ये चीजें आप you don't have to wait. आप एक वक्त का इंतजार न करके कि इस वक्त पे बच्चे पहुंचेंगे तो हम इनको समझाएंगे. जिस तरह के आप न्यूज में भी देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे भी दे आर बीइंग यानी इस तरह के विक्टिम्स बन जाते हैं. तो हमें पहले दिन से अपने बच्चों को लेकर चलना है. उनको पहले दिन से समझाना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि आपने अपने इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को स्पेशली अपने बेटे को समझाएं कि देयर इज अ लाइन एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू क्रॉस दैट लाइन. और तभी बिगड़ी आ सकती. ठीक है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच आप तीनों खवातीन का. मिसेस समन हामिद, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का. सारा जफर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. और तरहब आपका भी, आप रिपोर्टिंग करते हुए और साथ में सारी डिस्कशन का पार्ट भी बनी. बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सॉल्यूशंस जो कि आप लोगों ने यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की, जिनमें सबसे पहले एजुकेशन डिस्कस करना और डे बाय डे सूरत हाल के हिसाब से अपने माहौल को अडेप्ट करते हुए अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद भी रखें और कोशिश करें कि कम से कम दूसरे फैक्टर्स पर रिलाय करें. यही मेरा ख्याल है आज की हम इस डिस्कशन से निकाल सकें. और खवातीन में वो फियर कम करने की बहुत अशद जरूरत है जो उनको जिंदगी का पिछले गियर लगा के उनको कहीं पीछे ले जाए. कोशिश इस चीज की है कि वो आगे ही जाएं